दूसरा अध्याय है हमारा सोशियोलॉजी में सामाजिक मूल्य, यानी कि समाज के अंदर कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति को व्यक्तिशः और सामूहिक रूप से एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वे सामाजिक मूल्य कौन से होते हैं जिससे मनुष्य या जिनको पाने के लिए मनुष्य लालायित होता है या प्रयत्नशील होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा जो होती है उसको पाने के लिए नागरिक निरंतर प्रयत्नशील होता है। वह चाहता है कि वह समाज के अंदर एक उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो, लेकिन इसको पाने के लिए उसे कुछ तत्वों का सहारा लेना होता है, जैसे ईमानदारी, धैर्य, सहनशीलता। अगर उसमें ये सद्गुण हैं तो निश्चित रूप से वह इन सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति कर सकता है। तो ध्यान रहे कि सामाजिक मूल्य वे होते हैं जिनकी चाहत व्यक्ति को अवश्य रूप से समाज में होती है और वह जिनकी प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील होता है और कई प्रकार के त्याग करने को तत्पर रहता है। अर्थशास्त्र के अनुसार मूल्य एक परिमाणात्मक इकाई होती है, यानी कि जिसको मापा जाता है, जिसका व्यावहारिक उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे इच्छा और लक्ष्य की पूर्ति करने वाले तत्व या वस्तुएं जो होती हैं वे सभी मूल्यवान होती हैं। जैसे मनुष्य की इच्छा और उसका लक्ष्य होता है कि उसे एक अफसर बनना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, यानी कि एक अफसर अधिकारी बनने के लिए कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनका सहारा उसे लेना होगा, जैसे कठिन परिश्रम करना, गृह त्याग करना, कम खाना। ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसके दैनिक जीवन में एक ऐसे तत्व होते हैं जो उसके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। अतः मूल्य की परिभाषा देखते हैं कि व्यक्ति और समाज की चाहत, अर्थात जिसकी प्राप्ति को वे प्रयत्नशील एवं त्याग करने को तत्पर रहें, वे ही मूल्य कहलाते हैं। और समाज के अंदर जिन मूल्यों के सहारे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है वे सामाजिक मूल्य होते हैं। नीति शास्त्र के अंदर, एथिक्स के अंदर इसकी एक परिभाषा दी गई है, वह है मूल्य गुणात्मक इकाई है, यानी कि ये क्वालिटी वाली एलिमेंट्स होते हैं, क्वालिटीफुल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गुणवत्ताशील होते हैं और इनसे मानव का व्यक्तित्व होता है उसमें पूर्णता आती है, यानी कि मनुष्य परफेक्ट बनता है, ठीक है ना। जैसे कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वह परफेक्ट है या ही इज ए परफेक्ट मैन। तो परफेक्ट व्यक्ति कौन होता है? जिसके अंदर संपूर्ण सद्गुणों का और सामाजिक मूल्यों का वास होता है। अर्बन ने एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि मूल्य मानव इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वे जीवन के रक्षण और विकास में सहायक हैं। यानी कि सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? वे मनुष्य के जीवन का रक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है ना। यानी कि मनुष्य जब सामाजिक मूल्यों का सहारा लेके जीवन को चलायमान करता है तो उससे उसका जीवन सुरक्षित रहता है। दूसरा उसका क्या है? ये सामाजिक मूल्य उसके जीवन का विकास करते हैं। उन्होंने दो सिद्धांत बताए इसमें, अर्बन ने। पहला तो ये कि मूल्य आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ इंटरव्यू और सेल्फ डेवलपमेंट की ओर गमन करते हैं। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर मूल्यों का, सद्गुणों का वास है तो ऐसी स्थिति में वह खुद का आत्म परीक्षण कर सकता है। नंबर एक, वह आत्म परीक्षण करने में सक्षम होगा और नंबर दो, वह खुद का विकास करने में भी सक्षम होगा। जब मनुष्य खुद का विकास करता है तो उसके विकास के लिए कुछ जरूरी तत्व आवश्यक होते हैं जिनमें आत्म परीक्षण और विकास की संभावना जो है मजबूत होती है, और वे तत्व होते हैं जीवन के विभिन्न आधारभूत सामाजिक मूल्य। अर्बन ने दूसरे सिद्धांत में कहा कि जो वस्तुएं मूल्यवान होती हैं वे सभी शुभ होती हैं, यानी कि वे सभी अच्छी होती हैं। जब किसी चीज को आप मूल्यवान का नाम दे रहे हैं या उसका नामकरण करते हैं कि भाई ये मूल्यवान है, ठीक है ना, तो मूल्यवान होने की तरफ इशारा यदि आपने किया है तो इसका मतलब वे सारी चीजें आपके सद्गुणों पर निर्भर करेंगी, वे सभी शुभ होंगी। वस्तुतः मूल्यों के चुनाव में मनुष्य अधिक क्रियाशील रहकर ज्यादा मूल्यवान को चुनता है और कम मूल्यवान को नहीं। यही मूल्यों का संगठन सिद्धांत कहलाता है। एक मूल्यों का संगठन सिद्धांत दिया गया था और उसमें विकल्प दिए गए कि जो चीज ज्यादा मूल्यवान है उसको मनुष्य पहले चुनता है और जो कम मूल्यवान है उसको बाद में चुनता है। यह मूल्यों के संगठन का सिद्धांत था। जैसे बाजार के अंदर ठीक इसके विपरीत हम एक सामाजिक बात करें कि आप किसी बच्चे को लेकर बाजार में जाते हैं, किसी मिठाई की दुकान पर उसे बर्फी और लड्डू दिखाई देते हैं,
वह बालक पहले बर्फी खाने की कोशिश करेगा, चाह करेगा, ठीक है, इसके बाद में लड्डू, क्योंकि उसे मालूम है कि किसे उसे ज्यादा स्वाद की प्राप्ति होगी। अब हम जानते हैं मूल्यों के प्रकार। तो पहला है बाह्य मूल्य और दूसरा है आंतरिक मूल्य। बाह्य मूल्य वे मूल्य होते हैं जो अस्थायी होते हैं और ये साधन का रूप होते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है साधन और दूसरा होता है साध्य। साधन तो वे होते हैं जो जरूरी तत्व होते हैं और साध्य वह तत्व जिसकी प्राप्ति के लिए आपने पहले साधन मूल्य का उपयोग किया है, ठीक है ना। यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो छोटे छोटे उद्देश्य बनाए जाते हैं वे साधन कहलाते हैं। बाह्य मूल्य जो होते हैं वे अस्थायी होते हैं, जबकि दूसरे आंतरिक मूल्य होते हैं। आंतरिक मूल्य जो होते हैं वह स्थायी और साध्य मूल्य होते हैं, यानी कि वे लक्ष्य के रूप में आपके अंदर प्रतिबिंबित होते हैं। मानव देह के अंदर आंतरिक रूप से वे वास करते हैं और वो स्टेबल होते हैं, वो स्थायी होते हैं। जैसे राइट के अनुसार एक परिभाषा दी गई मूल्यों की, एक आंतरिक मूल्य स्वयं ही मूल्यवान होता है, जबकि जो साध्य मूल्य होता है वह परिणाम के कारण मूल्यवान होता है। समझ गए मेरी बात? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी लक्ष्य को बनाकर आप अपने लक्ष्य को पाते हैं, ठीक है, तो इस दौरान जिन तत्वों का आप सहारा लेते हैं वे सभी तत्व बाहरी होते हैं और वे सभी उद्देश्य होते हैं। लेकिन जब आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो वो जो लक्ष्य है जिसको हमने नामित किया है लक्ष्य, वह आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है और जिसकी प्राप्ति के लिए आप सतत प्रयत्नशील होते हैं, वह अपने आप में साध्य कहलाता है। आंतरिक मूल्य जो होते हैं उनमें आत्मा के पक्ष पर बल दिया गया है। जो स्थायी मूल्य होते हैं, जो साध्य मूल्य होते हैं, वे आत्मा के पक्ष को उजागर करते हैं। जैसे आंतरिक मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे सच बोलना, सत्य, सौंदर्य और शुभ, यानी कि सद्गुण। जो शुभ होता है वह सद्गुणों का ही रूप होता है। तो इस प्रकार से ये तीन आंतरिक मूल्य होते हैं मनुष्य में, सत्य, उसका सौंदर्य और उसका शुभ। यहाँ पर सत्य का जो परीक्षण है वह ज्ञानात्मक प्रारूप में किया जाता है या ज्ञानात्मक रूप में समझा जा सकता है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, साइकोलॉजी के रूप। दूसरा होता है सौंदर्य। सौंदर्य जो होता है इसमें आप रागात्मक पक्ष का विवरण देते हैं। रागात्मक, राग कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जिसका अध्ययन आप चाहे तो छंद अलंकार पढ़ते समय करेंगे। तो रागात्मक पक्ष में संतोष और शांति की प्राप्ति के लिए मनुष्य सतत प्रयत्नशील होता है। संतोष मनुष्य को, जैसे हम उदाहरण के रूप में समझे कि किसी की बीवी का बहुत सुंदर होना, यह उसका रागात्मक पक्ष है और इसमें उस व्यक्ति को संतोष और शांति की और उस महिला को संतोष और शांति की प्राप्ति संभव है। तो ऐसी स्थिति में सौंदर्य पक्ष होता है वह रागात्मक होता है। तीसरा जो आंतरिक मूल्य होता है वह होता है शुभ। शुभ सद्गुण होते हैं और ये क्रियात्मक होते हैं, यानी कि जिसमें आपको क्रिया करनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य का ईमानदार होना, यह एक सद्गुण है। यह क्या है? सद्गुण है और इसकी प्राप्ति जब होगी तो यह आपका शुभ पक्ष होगा। इसलिए ईमानदारी एक शील गुण है या सद्गुण है। इनके बारे में आप एथिक्स में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं विवरणात्मक रूप में साधन मूल्य किसे कहते हैं। इनको अंग्रेजी में एक्सट्रिंसिक वैल्यू के नाम से जाना जाता है या इनको बाह्य मूल्य भी कहा जाता है। ये परत मूल्य होते हैं, यानी कि परत दर परत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये खुद अपने आप में मूल्य होते हैं, यानी कि इनका अपना कोई उपमूल्य नहीं होता है, ये स्वमूल्य होते हैं। साधन मूल्य वे हैं जो स्वतः शुभ न होकर किसी अन्य वस्तु के साधन शुभ होते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि शुभ तो क्या है, जो अंतिम परिणाम है, जैसे ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, एकाग्रचित्ता है ना, ये सभी सत्य है, अहिंसा है, ये सभी शुभ गुण हैं, ये सभी शील गुण हैं। और जब शील गुण या शुभ गुण की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्नशील होते हैं और जिन कारकों को अपनाते हैं, जैसे धैर्य है, सहनशीलता है, कठिन परिश्रम है, ये सभी उसके साधन मूल्य हैं जो बाह्य मूल्य कहलाते हैं। जैसे इसका और अलग रूप में भी आप समझ सकते हैं कि जो साधन मूल्य होते हैं वे होते हैं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुएं, यानी जितनी सारी भौतिक वस्तुएं होती हैं, फिजिकल्स, पार्टिकल्स जो होते हैं वे सभी। उक्त सभी वस्तुएं स्वास्थ्य, जीवन रक्षा और सुख के लिए परम आवश्यक होती हैं। अब हमने क्या जाना कि भोजन किसके लिए आवश्यक है? स्वास्थ्य के लिए। तो भोजन तो क्या हुआ? साधन मूल्य हुआ।
और जो स्वास्थ्य है वह आपका साध्य मूल्य है, जो आंतरिक मूल्य होगा। इसी प्रकार से जो वस्त्र होते हैं वो क्यों पहनते हैं? जीवन रक्षा के लिए हम पहनते हैं। तो जीवन रक्षा यहाँ पर क्या हुआ? शील या सद्गुण या आंतरिक मूल्य हो गया या साध्य मूल्य हो गया। ठीक है ना। इसको संक्षिप्त में अगर आप समझना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि वस्त्र जहां एक और साधन मूल्य है, वहीं जीवन रक्षा उसका साध्य मूल्य है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जैसे धन संपत्ति और भौतिक वस्तुएं, ये सभी चीजें आपके सुख के लिए आवश्यक होती हैं। तो सुख एक सद्गुण है, शील गुण है, यह साध्य मूल्य है। मूलतः भौतिक वस्तुएं मनुष्य के सुख के लिए आवश्यक साधन मात्र होती हैं। जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वह उन चीजों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो होता है उनको अपनाता है अपने जीवन में कि वह सद्गुण या साध्य की प्राप्ति कैसे करे। इसके लिए जिन साधनों का उपयोग करता है वे भौतिक मूल्य कहलाते हैं या भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। साधन मूल्य शारीरिक और आर्थिक मूल्य भी कहलाते हैं, यानी कि जिनका संबंध आपके शरीर से होता है, जिनका संबंध अर्थगत चीजों से होता है। दूसरा है भाई साध्य मूल्य, इनको इंट्रिस्टिक वैल्यू कहते हैं, यानी कि जो आंतरिक मूल्य होते हैं, जो मनुष्य के भीतर पाए जाते हैं, जो साध्य मूल्य होते हैं। वस्तुतः ये लक्ष्य होते हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हम उद्देश्य आधारित मूल्यों पर, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती हैं, जो बाह्य मूल्य होते हैं, उनके आधार पर करते हैं। पहला है मनुष्य की कुछ आंतरिक मनोअवस्थाएं अपने आप में शुभ होती हैं और स्वतः साध्य होती हैं। मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी मनोअवस्थाएं होती हैं जो अपने आप में शुभ होती हैं, जिनको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती है और वे अपने आप ही चलायमान होती हैं। ये मूल्य जो होते हैं साध्य मूल्य, ये निरपेक्ष होते हैं, अर्थात इन मूल्यों का महत्व परिणाम के कारण नहीं बल्कि उत्कृष्टता के कारण होता है। जैसे एक कक्षा के अंदर दो बालक हैं, दोनों ही बालक एक कक्षा में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक भी एक ही हैं, लेकिन जब उनका परिणाम आता है तो दोनों पास हो जाते हैं। आपके अर्थ को समझिएगा, दोनों पास हो जाते हैं। तो पास होना एक अलग बात है, लेकिन एक बालक मेरिट में आता है और एक 70% लेके आता है। अब इन दोनों की उत्कृष्टता का अंतर हुआ, इसलिए वस्तुतः हम कह सकते हैं कि जो मूल्य होते हैं वे निरपेक्ष होते हैं। यानी कि मूल्य का जब भी आप चुनाव करेंगे तो वह उत्कृष्टता के आधार पर होता है, परिणाम के आधार पर नहीं होता। अब हम जानते हैं मूल्यों का वर्गीकरण, कि मूल्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो मूल्यों के प्रकार हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मूल्य है जिसका नाम, और तीसरा है मूल प्रवृत्तियां। ठीक है। तो पहले मूल्य होते हैं जैविक मूल्य, जिनका संबंध या जो बायोलॉजिकल मूल्य होते हैं। जैविक मूल्य जो होते हैं वे शारीरिक होते हैं, आश्रित होते हैं और मनोरंजनात्मक होते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के मूल्य होते हैं जो जैविक, शारीरिक और आश्रित होते हैं। शारीरिक, आश्रित और मनोरंजनात्मक होते हैं। शारीरिक मूल्यों में मूल प्रवृत्ति है आपको क्षुधा यानी कि भूख लगेगी, कामुकता की प्राप्ति के लिए आप ललायित रहेंगे। इसी प्रकार से आश्रित में संग्रह प्रवृत्ति यानी कि भोजन या धन संचय की प्रवृत्ति होना। मनोरंजनात्मक जैसे शरीर श्रम, खेल, ठीक है ना, शरीर आधारित श्रम अथवा खेल का काम करना, ये जैविक चीजें हो या जैविक मूल्य कहलाते हैं। दूसरे होते हैं अति जैविक मूल्य या सामाजिक मूल्य, इनको कहा जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक साहचर्यात्मक, दूसरे चरित्रात्मक होते हैं। साहचर्यात्मक जो मूल्य होते हैं इनमें सामूहिकता का भाव होता है, यानी कि साथ मिलकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना। और दूसरे जो मूल्य होते हैं वे चरित्रात्मक होते हैं, इनमें सहानुभूति, संघर्ष और आत्म प्रकाशन की भावना का वास होता है। यानी कि अगर किसी मनुष्य में सहानुभूति है, वह संघर्षशील है, अगर उसमें आत्म मंथन करने की शक्ति है, तो समझ लीजिए वह चारित्रिक रूप से मजबूत है। तीसरे मूल्य होते हैं अति जैविक, या जिनको हम आध्यात्मिक कहते हैं, जिसमें अध्यात्म की भावना होती है या जिनका संबंध अध्यात्म से होता है। इनमें पहला पक्ष होता है बौद्धिक मूल्य का। बौद्धिक मूल्यों में जिज्ञासा और रचना, इन दोनों को शामिल किया जाता है। यानी कि जो बालक या जो मनुष्य जिज्ञासु होता है, जो चीजों को जानने के लिए लालायित रहता है, प्रयत्नशील रहता है, जो रचनात्मक कार्य करता है, वह बौद्धिक मूल्य का ही परिचायक है। दूसरा है सौंदर्यात्मक या रागात्मक, जिसमें आप किसी चीज का अनुकरण करें, क्रीड़ा का काम करें, खेलने का काम करें। और तीसरे मूल्य होते हैं धार्मिक, जिसमें आप श्रद्धा और आस्तिकता का भाव रखें। तो इस प्रकार से मूल्यों को हम एक चार्ट के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। जैविक, अति जैविक जो सामाजिक मूल्य होते हैं, और तीसरे होते हैं अति जैविक जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं।
अब हम सबसे पहले जानेंगे विस्तृत रूप से जैविक मूल्यों को, कि जैविक मूल्य कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक वैल्यूज। जैविक मूल्यों में हम मानव शरीर की दैहिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। कौन सी क्रियाओं को शामिल करते हैं? दैहिक क्रियाओं को। और दैहिक क्रियाओं के साथ कुछ आर्थिक क्रियाएं भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, संपत्ति, मनोरंजन के विभिन्न पदार्थों की इनमें गणना की जाती है। जब भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, संपत्ति, मनोरंजन आदि प्रकार के पदार्थों की जब गणना की जाए तो उनको हम दैहिक और आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जैविक मूल्यों में शामिल करेंगे। जो जैविक मूल्य होते हैं ये मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे भोजन अगर मानव को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए ये जो जैविक मूल्य होते हैं ये मानव जीवन के अस्तित्व के लिए, उसके वजूद के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, नैतिकता की दृष्टि से उच्च, अहम, अधिक वांछनीय होता है। जब आप नैतिकता से, मोरालिटी के आधार पर अगर आप देखें तो जो अहम तत्व होता है, एदम अहम परम अहम, जो अहम होता है, ठीक है ना, वह मनुष्य के लिए जरूरी होता है, जिससे कि वह अपने एक स्वाभिमान की रक्षा के आधार पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। नैतिक दृष्टिकोण के अनुसार जैविक मूल्य स्वतः मूल्यवान नहीं है, वरन अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में मूल्यांकन इनका जरूरी होता है। अब ऐसा माना गया है कि जो जैविक मूल्य होते हैं वे अपने आप में मूल्यवान नहीं होते हैं, बल्कि ये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यवान समझे जाते हैं। जैसे भोजन है तो भोजन अपने आप में मूल्यवान नहीं है। भोजन क्यों प्राप्त किया जा रहा है? यह है दूसरे तत्व की प्राप्ति के लिए। और दूसरा तत्व क्या है? भूख को शांत करना। भोजन क्यों लिया जाता है? भूख को शांत करने के लिए। तो इसका मतलब भूख क्या हो गई? अब मूल्यवान चीज भूख है, भूख लगेगी तभी तो आप भोजन प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो जैविक मूल्य होते हैं इनमें नैतिकता के वास के साथ उच्च, अहम जरूरी होता है। ये खुद मूल्यवान नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे मूल्यवान तत्वों की प्राप्ति के लिए जरूरी होते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत साहचर्य व चरित्र के मूल्य शामिल किए जाते हैं। यानी कि आप साथ मिलकर के एक समूह के अंदर जब लक्ष्य की प्राप्ति करें तो उसे साहचर्य कहेंगे। और चरित्र, जिसमें आपका चरित्र चित्रण किया जाएगा, जिसमें आपके गुण और दोषों की विवेचना की जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य के अंतर्गत हम मनुष्य जीवन के या मानव के साहचर्य और उसके चरित्र की चर्चा करते हैं। महापुरुषों ने सच्चरित्रता व समाज सेवा को जीवन का परम लक्ष्य माना था। और जो पुराने जमाने के महान विद्वान लोग थे उन्होंने सच्चरित्रता, अच्छे चरित्र को और अच्छा चरित्र होने के साथ मानव प्रजाति की सेवा करने को जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था। सच्ची आत्मा की प्राप्ति समाज के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयास से भी संभव है। यानी कि आप एक सही आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको समाज के साथ साथ अपने व्यक्तिगत प्रयास भी करने होंगे, ठीक है ना। यानी कि यदि आप शुभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप सद्गुण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको समाज के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जो प्रयास हैं उनके अंदर भी उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी। सामाजिक मूल्य साध्य व साधन दोनों ही रूप में होते हैं। जो हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं वे साधन और साध्य के रूप में समझे जा सकते हैं। यानी कि ये साधन का पार्ट भी होते हैं और ये साध्य भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि साधन और जो साध्य होते हैं इन दोनों का संबंध सामाजिक मूल्यों से होता है। तीसरे मूल्य है भाई आध्यात्मिक मूल्य, यानी कि जिनका संबंध अध्यात्म से होता है, ईश्वरीय श्रद्धा और भक्ति से होता है। ईश्वरीय श्रद्धा और भक्ति से जिनका संबंध होता है, ऐसे मूल्य जो होते हैं वे आध्यात्मिक मूल्य कहलाते हैं। अति जैविक मूल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। आध्यात्मिक मूल्य भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले बौद्धिक होते हैं, दूसरे सौंदर्यात्मक होते हैं और तीसरे धार्मिक होते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। उक्त तीनों ही साधन मूल्य हैं, साध्य मूल्य हैं। यानी कि इन तीनों की प्राप्ति के लिए विभिन्न तत्वों का या विभिन्न दूसरे मूल्यों का सहारा लिया जाता है। और ये तीनों विकृत भी हो सकते हैं, यानी इनका जो स्वरूप है वह छिन्न विच्छिन्न हो सकता है, ठीक है ना। इनका जो स्वरूप है, इनकी जो प्रकृति है वह विभिन्न हो सकती है। इसलिए मूलतः हमने क्या जाना कि आध्यात्मिक मूल्य जो बौद्धिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक होते हैं ये साध्य मूल्य होते हैं। नेक्स्ट है, इनसे सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति संभव है, ठीक है ना। सत्य, शिवम और सुंदरम की जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य मूल्यों का अपना एक योगदान होता है।
और ये तीनों ही जो मूल्य होते हैं ये आत्म पूर्णता यानी खुद की पूर्णता के लिए, खुद के परफेक्शन के भी परिचायक होते हैं। यदि मनुष्य को खुद को संपूर्ण मनुष्य बनना है, एक श्रेष्ठ नागरिक बनना है, तो इसके लिए उसे बौद्धिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक पक्ष वाले जो जैविक, जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं उनको जीवन में उतारना ही होगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यह है मूल्य और परिस्थिति का क्या संबंध है। यानी जो मूल्य होते हैं और जो परिस्थिति होती है उन दोनों का आपस में क्या संबंध होता है। तो उत्तर की शुरुआत करते हैं। मूल्यों का चुनाव परिस्थिति सापेक्ष होता है। जो भी मूल्य होते हैं जिनका हम चुनाव करते हैं ये परिस्थिति के सापेक्ष होते हैं। ये जीवन की दैनिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। मूल्य जो होते हैं वे जीवन की दैनिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार निर्मित और स्वनिर्मित होते हैं। केवल प्रज्ञावान होना ही प्रज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञानी होना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि कभी कभी व्यावहारिक प्रज्ञा का आदेश भी मानना उचित होता है। कई बार मनुष्य का ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसे व्यावहारिकता का ज्ञान होना भी जरूरी होता है। जैसे भूखे व्यक्ति द्वारा ईश्वर की भक्ति से पूर्व रोटी का चुनाव करना। अब इसमें उसका ज्ञान धरा का धरा रह गया कि उसने ईश्वर की भक्ति करी नहीं और खाना खाने के लिए वह पहले ही प्रयत्न करने लग गया। ठीक है ना। यानी ईश्वर और रोटी दोनों में से अगर उसको चुनाव करने के लिए कहा गया और सिर्फ वो ज्ञानी है, अगर उसके अंदर व्यावहारिकता नहीं है तो वह निश्चित रूप से पहले रोटी को चुनेगा कि पहले तो पेट पूजा और बाद में काम दूजा। लेकिन जो लोग व्यावहारिक होते हैं, जिनमें व्यावहारिकता या व्यावहारिक प्रज्ञा का भाव होता है या व्यावहारिक मूल्यों का भाव होता है, वे व्यक्ति रोटी की अपेक्षा पहले ईश्वरीय भक्ति को चुनेंगे। आत्मा की सही अभिव्यक्ति उच्च मूल्यों की आदर्शों में ही निहित होती है। यानी कि आत्मा की अगर आप सही अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, आत्मा को आप सही से प्रकट करना चाहते हैं, तो इससे आप उच्च मूल्य आदर्शों में ही उसका भाव छुपा हुआ होगा। आत्मा की सही अभिव्यक्ति किस में होगी? सही उच्च आदर्शों में निहित होगी। मूल्यों का सहज मूल प्रवृत्तियों से क्या संबंध होता है, दूसरा क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखते हैं। मानव की मूल प्रवृत्तियां जन्मजात व अर्जित होती हैं। जब आप साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ेंगे या व्यवहार वाला पाठ पढ़ेंगे, आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी ये बताया गया है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव जीवन से संबंधित होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो जन्मजात होती हैं और दूसरी अर्जित होती हैं, और ये प्रेरक तत्वों के रूप में कार्य करती हैं। अच्छा, मूल प्रवृत्तियां मनुष्य जीवन में क्या काम करती हैं? प्रेरक तत्वों के रूप में काम करती हैं। जैसे भूख है, भूख का लगना क्या है? ये मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, अर्जित प्रवृत्ति नहीं है कि भूख किराए ली जाती है। नहीं, भूख जन्मजात है, आपका एक भाव है, एक मूल्य है। इसलिए ये प्रेरक तत्वों के रूप में काम करेगी। जब आपको भूख लगेगी तो आप रोटी के लिए लालायित होंगे, उसके लिए सर्च करेंगे, आप तलाश करेंगे। अर्बन के मतानुसार ये केवल आदतें मात्र ही नहीं होती हैं, बल्कि मूल्यों के आधार होते हैं। अर्बन ने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये केवल आदत मात्र नहीं होती हैं, बल्कि ये आपके मूल्यों के आधार होते हैं। यानी कि जिन मूल्यों की आप प्राप्ति करना चाहते हैं उनके आधार स्तंभ के रूप में कार्य करती हैं, और इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर मूल्यों की प्राप्ति संभव होती है। और जब मनुष्य के अंदर मूल प्रवृत्तियां होंगी, जन्मजात और बाह्य या अर्जित, जब जन्मजात और अर्जित मूल प्रवृत्तियों के आधार पर मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, तो समझिए कि वह अपने मूल्यों की प्राप्ति कर रहा है। काम वासना, मनोरंजन, संग्रह प्रवृत्ति, शारीरिक श्रम, चारित्रिक विकास, सहानुभूति, आत्म प्रकाशन आदि की जो भावनाएं होती हैं, यानी कि काम वासना का होना, मनोरंजन की प्रवृत्ति का होना, संग्रह प्रवृत्ति का होना, शारीरिक श्रम का होना, चारित्रिक विकास का होना, सहानुभूति का विकास होना और आत्म प्रकाशन की भावना का होना, ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका संबंध किससे है? मानव की मूल प्रवृत्तियों से है। किससे है? मूल प्रवृत्तियों से है। तो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, वह बौद्धिक प्रवृत्ति कहलाती है। ऐसी प्रवृत्ति कहलाती है बौद्धिक प्रवृत्ति। इसी प्रकार से रचनात्मक कार्य और किसी चीज का अनुकरण करना, वह उसके सौंदर्यात्मक पक्ष को उजागर करता है, वह उसके रागात्मक पक्ष का परिचायक होता है। मानव मूल्यों की स्वीकारोक्ति अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के कारण मनुष्य करता है। मानव मूल्यों को वह जब कब स्वीकार करता है? जब उसकी आंतरिक आवश्यकता होती है। यानी मनुष्य को जब आंतरिक रूप से मालूम हो कि उसे किसी चीज को स्वीकार करना है, तब उस समय वह मूल्यों की स्वीकारोक्ति करता है, वह मूल्यों को अपनाने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार से मूल्यों का सहज प्रवृत्तियों से क्या संबंध होता है,
ये इस वाले क्वेश्चन में हमने जानना है।